तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है क्रेस्ट फॉलन। दोस्तों क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है निराश, उदास या फिर हताश। यानी कि जब आप जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हो, निराश हो जाते हो, किसी चीज़ को लेकर उदास हो जाते हो, तो उसे हम कहेंगे क्रेस्ट फॉलन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिसहार्टन या फिर डिजेक्टेड, यानी कि नाराज़ हो जाना, उदास हो जाना, हताश हो जाना, निराश हो जाना। एंटोनिम इसका होता है चीयरफुल या फिर एलेटेड। दोस्तों एलेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आनंदित होना, बहुत ज़्यादा जोश में होना, उत्साह में होना या फिर बहुत ज़्यादा खुश होना, हैप्पी होना। तो उसे हम कहेंगे चीयरफुल या फिर एलेटेड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही लुक्ड crestfallen आफ्टर लॉसिंग द मैच। यानी कि मैच के हारने के बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रहा था, यानी कि बहुत ज़्यादा निराश हो गया था, बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो crestfallen इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सिंपलटन। दोस्तों सिंपलटन का मतलब होता है सीधा साधा या फिर मूर्ख व्यक्ति। यानी कि इन दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सिंपलटन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें दिखाना है कि कोई व्यक्ति बहुत ही सीधा साधा है, तो उसके लिए भी हम जो है वो सिंपलटन यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आप जो है वो इसके वर्ड में आने वाले एक सिंपल वर्ड भी निकल कर इस वर्ड से आता है। सिंपलटन इस वर्ड से एक सिंपल वर्ड भी निकल कर आता है, तो उससे आप जो है वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि या तो सिंपलटन का मतलब क्या होगा कि सीधा साधा व्यक्ति होगा, और अगर दूसरा मीनिंग देखा जाए तो उसका मतलब होगा कि कोई मूर्ख व्यक्ति, यानी कि जिसे समझ नहीं होती है, जिसके पास दिमाग नहीं होता है, जिसे हम कह सकते हैं। यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है, थोड़ा पागल होता है, सनकी होता है, तो उसके लिए भी हम जो है वो सिंपलटन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फूल या फिर इडियट, यानी कि पागल या फिर मूर्ख व्यक्ति, यानी कि ना समझ व्यक्ति जिसे हम कह सकते हैं। एंटोनिम इसका होता है जीनियस या फिर इंटेलिजेंट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा समझदार है, जिसे बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जीनियस या फिर इंटेलिजेंट, यानी कि समझदार, बुद्धिमान। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है डोंट बी अ सिंपलटन, थिंक बिफोर यू एक्ट। यानी कि है ना, इतना ज़्यादा, यानी कि मूर्ख व्यक्ति मत बनो, इतना ज़्यादा जो है वो, यानी कि इतने ज़्यादा पागल तरीके से एक्ट मत करो, मूर्ख मत बनो, यानी कि समझदारी से काम लो और कुछ भी करने से पहले जो है वो सोचो। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताने की कोशिश की गई है कि इतना ज़्यादा जो है वो मूर्ख व्यक्ति मत बनो, कुछ भी करने से पहले सोचो। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल का मीनिंग निकल कर आता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सिंपलटन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एनकम्ब्रेंस। दोस्तों एनकम्ब्रेंस का मतलब होता है बोझ, बाधा या फिर रुकावट। इन तीनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एनकम्ब्रेंस का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कोई चीज़ अगर बोझ है किसी के लिए, कोई चीज़ अगर बाधा है यानी कि रुकावट का कारण है, यानी कि कोई अगर ऐसी चीज़ है जो हमारे काम में रुकावट पैदा करती है, तो उसे हम जो है वो डायरेक्टली इनकम्ब्रेंस कह सकते हैं। तो इन तीनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एनकम्ब्रेंस इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ बोझ है, कोई चीज़ रुकावट है, कोई चीज़ हिंड्रेंस है, यानी कि बाधा है, तो उसे हम कहेंगे एनकम्ब्रेंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है बर्डन या फिर ऑब्स्टैकल, यानी कि बोझ होना या फिर बाधा होना, कोई परेशानी होना, कोई समस्या होना। एंटोनिम इसका होता है सपोर्ट या फिर एडवांटेज, यानी कि किसी चीज़ की सहायता होना या फिर किसी चीज़ का लाभ होना। सपोर्ट का मतलब होता है सहायता, यानी कि किसी चीज़ की मदद हो जाना। और एडवांटेज का मतलब होता है कि किसी चीज़ का फ़ायदा होना, किसी चीज़ का लाभ होना। तो उससे हम कहेंगे सपोर्ट या फिर एडवांटेज। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ओल्ड लॉज आर एन इनकम्बरेंस टू प्रोग्रेस।
यानी कि जो पुराने नीति नियम है वो प्रोग्रेस के लिए यानी कि हमारी प्रगति के लिए जो है वो एक तरह का बोझ है, यानी कि एक तरह की बाधा है, एक तरह की रुकावट है। तो इन तीनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक ही सेंटेंस को समझ भी सकते हैं और अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ भी कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एच। एच का मतलब होता है नक्काशी करना, खोदना, यानी कि कोई चीज़ जब खोदी जाती है किसी दूसरी चीज़ पर, तब हम उसे क्या कहेंगे? एच करना हम उसे कहेंगे। यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे पुराने ज़माने की जो बहुत सारी मूर्तियाँ होती है, कुछ ना कुछ ऐसे मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिन पर जो है वो नक्काशी की हुई होती है। ऐसी बहुत सारी गुफ़ाएँ हैं जहाँ पर जो है वो पत्थर में सारी चीज़ें खोदी हुई है, सारी उनकी जो है वो लिपि उसमें लिखा गया है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? एच करना कहेंगे। यानी कि वो एच किया गया है, खोदा गया है, उस पर नक्काशी बनाई गई है। यानी कि जब जो है वो आप किसी चीज़ से, यानी कि ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी चीज़ से अगर किसी दूसरी चीज़ पर खोदते हो या फिर नक्काशी बनाते हो, किसी मेटल की चीज़ पर, किसी किसी पत्थर पर, किसी लकड़ी पर या फिर कुछ भी मटेरियल हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे एच करना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एनग्रेव या फिर कार्व। एनग्रेव या फिर कार्व का मतलब होता है खोदना किसी चीज़ को, किसी चीज़ पर जो है वो कोई दूसरी चीज़ से बनाना, तो उसे हम कहेंगे एनग्रेव या फिर कार्व। एंटोनिम इसका होता है इरेज या फिर ब्लर। इरेज का मतलब होता है मिटा देना और ब्लर का मतलब होता है धुंधला कर देना, अस्पष्ट कर देना, तो उसे हम कहेंगे इरेज या फिर ब्लर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है देयर नेम्स वर एच इनटू द स्टोन, यानी कि उनके नाम जो है वो पत्थर में खोदे गए थे, उनके नामों की जो नक्काशी है वो पत्थर में बनाई गई थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एच इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डॉडरी। दोस्तों डॉडरी का मतलब होता है लड़खड़ाता हुआ, कांपता हुआ। स्पेशली कोई बुजुर्ग व्यक्ति, यानी कि जो उम्र के साथ कमज़ोर हो चुका है, जो अब लड़खड़ाता है, कांपता है, जिसके हाथ पैर जो है वो सही से काम नहीं करते हैं, कांपते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? डॉडरी हम उससे कहेंगे। यानी कि या तो आप जो है वो इसे पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप जो है वो किसी चीज़ को भी पर्सोनिफाई करते हो तो उसके लिए भी आप जो है वो डॉडरी का यूज़ कर सकते हो। यानी कि अगर आपको दिखाना हो कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वीक है, लड़खड़ाती हुई है, काँपती हुई है और उम्र के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो पुरानी हो चुकी है, यानी कि बुज़ुर्ग हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, तो उसके लिए भी आप जो है वो डॉडरी यूज़ कर सकते हो। यानी कि दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो कैसे भी डॉडरी का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि डॉडरी का मतलब होता है लड़खड़ाता हुआ, काँपता हुआ, स्पेशली कोई बुज़ुर्ग या फिर कमज़ोर व्यक्ति या फिर कोई चीज़। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है फीबल या फिर शेकी। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर और शेकी का मतलब होता है काँपता हुआ, लड़खड़ाता हुआ। एंटोनिम इसका होता है स्ट्रॉन्ग या फिर स्टीडी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मतलब कि मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो उससे हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग या फिर स्टीडी हम उसे कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डॉडरी ओल्ड मैन कुड बेयरली वॉक। यानी कि एक जो बूढ़ा व्यक्ति है, यानी कि जो बूढ़ा लड़खड़ाता हुआ और कांपता हुआ जो व्यक्ति है वो मुश्किल से चल पा रहा था, यानी कि वो जो है वो चल भी नहीं पा रहा था, उसे जो है वो चलना भी नहीं आ रहा था, तो इतना ज़्यादा वो बूढ़ा था। तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया है? डॉडरी यूज़ किया है। उससे जो है वो उसका इफेक्ट और भी ज़्यादा हो चुका है, हमें पता चल चुका है कि वो बूढ़ा व्यक्ति किस अवस्था में है, किस स्थिति में है। यानी कि वो बूढ़ा व्यक्ति तो है, लेकिन कैसा है? बहुत ज़्यादा, यानी कि लड़खड़ाता हुआ है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, काँपता हुआ है। तो इस तरीके से हम जो है वो डॉडरी इस एडजेक्टिव का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बेडेविल। दोस्तों बेडेविल का मतलब होता है परेशान करना, तंग करना, सताना किसी को। यानी कि जब आप जो है वो किसी को इरिटेट करते हो, बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान करते हो, उसे तंग करते हो, सताते हो किसी को, तो उसे हम क्या कहेंगे? बेडेविल करना हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है हरास या फिर ट्रबल, यानी कि किसी को जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करना, मुसीबत में डालना, ये भी एक मीनिंग इसका निकल कर आता है। यानी कि किसी को इरिटेट करना, परेशान करना, तंग करना, सताना, मुसीबत में डालना, तो उसे हम कहेंगे बेडेविल। और एंटोनिम इसका होता है कंफर्ट या फिर हेल्प, यानी कि सहज महसूस करना। कंफर्ट का मतलब होता है कि आरामदायक होना कोई चीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा सहज महसूस करना। और हेल्प का मतलब होता है कि मदद करना, असिस्ट करना।
एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल इसका है हिज कॉन्स्टेंट क्वेश्चंस बेडविल द टीचर, यानी कि उसके बार बार लगातार सवाल पूछने की एक्शन की वजह से क्या हुआ कि टीचर जो है वो परेशान हो गई, तंग हो गई, यानी कि बेसिकली उसे जो है वो सताया जा रहा था। यानी कि वो जो बच्चा है वो बार बार जो है वो सवाल पूछकर जो है वो टीचर को सता रहा था, परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बेडविल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्क्रिम्प। दोस्तों स्क्रिम्प का मतलब होता है कंजूसी करना, यानी कि खर्चों में कटौती करना। यानी कि जब आप जो है वो किसी एक चीज़ को खरीदने के लिए, एक चीज़ को पाने के लिए किसी दूसरी चीज़ में जो है वो कटौती करते हो, उसकी चीज़ों में यानी कि उन कामों में आप जब जो है वो खर्चा कम करते हो, यानी कि जब आप जो है वो इस तरीके से कंजूसी करते हो कि जब आपको जो है वो कोई दूसरी एक चीज़ लेनी है, उसके लिए आप जो है वो आप किसी और चीज़ में जो है वो खर्चा कम कर रहे हो, तो उसे हम कहेंगे स्क्रिम्प करना, यानी कि कंजूसी करना बेसिकली। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सेव या फिर इकोनोमाइज, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो बचाना, किसी चीज़ को जो है वो संजो कर रखना, कटौती करना किसी चीज़ में। एंटोनिम इसका होता है स्पेंड या फिर वेस्ट, यानी कि खर्चा करना। स्पेंड का मतलब होता है खर्चा करना और वेस्ट का मतलब होता है ज़ाया करना, यानी कि वेस्ट करना, यानी कि बर्बाद करना। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है ही हैड टू स्क्रिम टू बाय अ न्यू फ़ोन, यानी कि उसे जो है वो नया फ़ोन खरीदने के लिए कंजूसी करनी पड़ी, यानी कि उसको जो है वो अपने बाकी खर्चों में कटौती करनी पड़ी क्योंकि उसे जो है वो नया फ़ोन लेना था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्क्रिम्प इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सेलेरिटी। दोस्तों सेलेरिटी का मतलब होता है तीव्रता या फिर तेज़ी, यानी कि कोई काम आप जब बहुत ज़्यादा स्पीड से करते हो, तेज़ी से करते हो, तीव्रता से करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेलेरिटी हम उसे कहेंगे। यानी कि उस तेज़ी को, उस तीव्रता को दर्शाने के लिए सेलेरिटी इस वर्ड का यूज़ होता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्पीड या फिर क्विकनेस, यानी कि गति जिसे हम कह सकते हैं, तेज़ी हम जिसे कह सकते हैं, या फिर तीव्रता कह सकते हैं। एंटोनिम इसका होता है स्लोनेस या फिर डिले। स्लोनेस का मतलब होता है बहुत ही मंद गति से कोई काम करना, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे कोई काम करना। डिले का मतलब होता है देरी करना। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है शी मूव्ड विथ सेलेरिटी, यानी कि वो बहुत ही तेज़ी से, यानी कि वहाँ से जो है वो चली गई, यानी कि वो बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही तीव्रता से जो है वो उसने वहाँ से यानी कि अपने कदम उठाए या फिर वो चली गई। इस तरीके से हम जो है वो सेलेरिटी इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एग्जैस्परेट। दोस्तों एग्जैस्परेट का मतलब होता है क्रोधित करना, किसी को चिढ़ाना। यानी कि जब आप किसी को गुस्सा दिलाते हो, उसे चिढ़ाते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एग्जैस्परेट करना हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इरिटेट या फिर अनॉय, यानी कि किसी को परेशान करना, किसी को चिढ़ाना, क्रोधित करना, तो उसे हम कहेंगे इरिटेट या फिर अनॉय। एंटोनिम इसका है काम या फिर पीस, यानी कि शांति होना, बिल्कुल जो है वो बिल्कुल भी मतलब कि शांति का माहौल होना, रिलैक्सेशन होना, तो उसे हम कहेंगे काम या फिर पीस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है हिज बिहेवियर एग्जैस्परेट मी, यानी कि उसका जो स्वभाव है, उसका जो बिहेवियर है, यानी कि उसका जो डिमिनोर है, वो मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि क्रोधित करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, बहुत ज़्यादा चिढ़ाता है। यानी कि उसका जो स्वभाव है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाला है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एग्जैस्परेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा आज का लास्ट वर्ड आता है डेनिग्रेटरी। दोस्तों डेनिग्रेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, निंदा करने वाला, यानी कि क्रिटिसाइज करने वाला, बदनाम करने वाला कोई चीज़। यानी कि कोई चीज़ अगर है जो आपको बदनाम करती है, आपका अपमान करती है, आपको भला बुरा कहती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेनिग्रेटरी उसे हम कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इंसल्टिंग या फिर कंडेमनाइजिंग, यानी कि कोई चीज़ जो है वो अपमानजनक होना, कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा निंदा करने वाली होना, टिप्पणियाँ करने वाली होना, बेसिकली आलोचना करने वाली होना, बदनाम करने वाली होना, तो उसे हम कहेंगे इंसल्टिंग या फिर कंडेमनिंग।
एंटोनिम इसका होता है कॉम्प्लीमेंट्री या फिर रिस्पेक्टफुल, यानी कि जो चीज़ तारीफ लायक होती है, सराहनीय होती है, प्रशंसनीय होती है, आदरणीय होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री या फिर रिस्पेक्टफुल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही मेड डेनिग्रेटरी रिमार्क्स, यानी कि उसने जो है वो बहुत ही ज़्यादा भद्दी और बहुत ही ज़्यादा जो है वो अपमानजनक और निंदा करने जैसी जो है वो टिप्पणियाँ की। यानी कि उसने जो है वो ऐसी ऐसी बातें कही जो बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक थी, बहुत ही ज़्यादा जो है वो बुरी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेनिग्रेटरी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और साथ ही साथ जो है वो आप हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके भी वहाँ से भी डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।